जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष शाम की विद्यालय विषयों की बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, चलिए सारी विद्यालय शुरू करते हैं। वरिष्ठ खोटिया प्रेरक विचार के साथ। तो आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है। एक बार क्या होता है कि कबीरदास बहुत दान धर्म वाले व्यक्ति होते हैं। तो वो कहते हैं 50-60 व्यक्तियों को बुला करके 50-60 व्यक्तियों के घर आते हैं। तो वो मना नहीं करते, वो खाने पे दावत दे देते सबको। पत्नी में जाके कहते सबके लिए खाना बनाओ। ये कुछ नहीं करते, लेकिन खाना बनाने का ऑर्डर देते हैं। और पत्नी पतिव्रता टाइप की है ना, इन द सेंस कहा है तो बनाना पड़ेगा। ये नहीं कहेगी पलट करके कि घर में तो कुछ लाए नहीं, कहाँ से बना, ऐसा नहीं कहेगी। वो कभी की पत्नी नहीं कहेगी क्या है। तो फिर अब पीछे के दरवाजे से जाती हूँ और पंसारी की दुकान में जाती हूँ। हमेशा की तरह मान कि घी तेल आटा सब दे दूँ। मेरे पति ने 50 जनों को दावत खाने के लिए कहा है और उन्होंने कहा है तो मुझे बनाना तो पड़ेगा। तो पंसारी ने कहा कि तुम्हारा पति की खिसक विसक तो नहीं है, खुद के खाने के लिए नहीं है और 50 जने आ गए घर में और 50 जनों को कह दिया कि भोजन ग्रहण करके जाना। ठीक होता है किसी किसी वैसा, है ना। ठीक है, तो अब कुछ भी नहीं है ना। पंसारी इस तरीके से डांट डपट कर रहा है कबीर की पत्नी से। तो उसने कहा कि वो पत्नी कहती है उसकी कि भाई आंस तो दे दो, है ना, मान तो रखना पड़ेगा। उन्होंने मुझे कहा है तो मुझे बनाना तो पड़ेगा। बाकी बात में देखेंगे जो भी हो। ऐसा कह के ले आती है सामान, लेकिन सामान ऐसे ही नहीं आ गया। उसने कहा कि सिर्फ एक शर्त पे सामान दूंगा। है ना कि तुमको आज रात मेरे पास आना पड़ेगा। कबीर की पत्नी सामान लेके चली गई, खाना वाना बनाया, सबको खिला दिया अच्छे से। कबीर ने भी खाया, सबने खाया, सब चले गए। फिर कबीर ने कहा कि सब कहाँ से लाई तुम? तो उसने जाके पंसारी के यहाँ से लाई। और आपसे क्या छुपाना, अच्छा मुझे उसके वहां जाना है। ऐसी सी बात है। शाम होती ही कबीर क्या कहते पता है कि बारिश बहुत हो गई बाहर, चलो मैं तुम्हें छोड़ा था, फिर आते हुए पता नहीं कितनी देर हो जाए, फिर तुमको लाना भी तो होगा मुझे। दरवाजे पर उसकी पत्नी जाती है, दरवाजे खटखटाती है, पहुंच गए दोनों, है ना, बरसात में एक दूसरे को बचाते हुए। दरवाजा खटखटाया और पंसारी बाहर आता है। सोच रहा था कि क्या आएगी, मुझे धोखा देके चली गई है, कोई आने नहीं वाली, है ना। लेकिन वो सजी धजी बाहर खड़ी थी। तो पंसारी को आश्चर्य होता है, कबीर की पत्नी है, इतने ज्ञानी मानी व्यक्ति की पत्नी है, मैंने एक बार कहा मान गई, कोई भी शिकन नहीं, चेहरे पे कोई उदासी नहीं, आगे तैयार हो गई, ये बच्चन तो नहीं है, ऐसा करके वो सोचने लगा, है ना। फिर अब होता क्या है, अब क्या होना था, ठीक है। फिर अब पंसारी ने कहा कि कबीर को पता तो है ना। उसने कहा कि वो वहां पेड़ के नीचे बैठे मुझे ले जाने के लिए। उन्होंने कहा कि कभी आते हो तो बारिश हो जाएगी तो तुम भीग जाओगी, है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहीं बैठता हूँ, तुम आओ, मैं यहीं बैठता हूँ, तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अब ये समझ ही नहीं पा रहे अपन कि ये सही डायरेक्शन जा रही है या गलत डायरेक्शन जा रही है। कबीर किस एंगल में कह रहे हैं, ऐसा कि कोई बात नहीं, जैसा कि अपन जानते हैं बहुत ही जगह में ये या फिर ये कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना।
सिर्फ चमड़ी तो हम नहीं है, सिर्फ आपकी बॉडी आप नहीं हो, है ना। तो कबीर उस लेवल से सोच, पति पत्नी दोनों उसी लेवल के थे, उनको एक दूसरे की आत्मा से जुड़ाव था, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि शरीर के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस लेवल के थे वो दोनों। और ये सब देख करके है ना कि कभी को छोड़ने आएंगे, फिर लेने जाएंगे किसी दूसरे के पास, पूरी रात रुकेंगे और फिर उसको ले जाएंगे, और कोई गिला नहीं, दोनों के चेहरे पर कोई अपराध बोध ही नहीं, कोई परहेज ही नहीं है किसी को दोनों में से। वो तो पत्नी तो पहले ही कह रही थी कि पहले ही कहते थे ऐसी बातें, है ना, इतना विलम्ब नहीं होता, कभी वेट कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा अनन्य निश्चल प्यार के कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किस उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। शायद इसी को कहते हैं कि आत्मा से आत्मा पर जुड़ा हो जाता है। वो सिर्फ शरीर के तौर पे नहीं देखते एक दूसरे को, पता नहीं क्या है, मैं भी महसूस कर पा रही हूँ नहीं, थोड़ा थोड़ा। फिर वो इतने पाँव में ज्यादा माफी वगैरह मांगता है सकता। ठीक है, शुरू करते हैं अपन सेशन। आज के सेशन में अपन क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे थे, मैं हाँ ये बताना चाह रही थी कि आप पढ़ाई भी ऐसे ही करें, मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ। फर्क ही नहीं पड़े कि क्या कपड़े पहन रखे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, कहाँ नहीं घूम रहे, क्या खा रहे, सही से खा पा रहे नहीं खा पा रहे, पी पा रहे नहीं पी पा रहे। जब किसी चीज से आपको इतना अटैचमेंट हो जाएगा ना कि दूसरी चीजों पर आप बेकार कर रहे हो, वो ये असर ही नहीं डालेगी। आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, ये असर ही नहीं डालेगा आप पे, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे हो, असर नहीं डालेगा, क्योंकि आपके पास कुछ संपदा तो है। देखो सबको जीने के लिए कुछ तो चाहिए होता है, तो कुछ तो है आपके पास, कुछ अच्छा सा प्यारा सा है, चाहे वो आपकी पढ़ाई आपका प्यार कुछ भी हो, कुछ तो है आपके पास, कुछ तो चाहिए हमको जीने के लिए। अगर उस कुछ से इतना लगाव हो जाए कि फिर बाकी सारी चीजें बाढ़ में जाए, फर्क ही नहीं पड़ता। बस हमारे पास अपना कुछ होना चाहिए। आज क्या पढ़ेंगे, आज हमें ना हम तत्व यौगिक और मिश्रण इनको पढ़ेंगे। पदार्थ की तुलनावस्थाएं तो अपन जानते हैं, है ना, द्रव है, गैस है, ठोस, इनको कुछ खाते हैं। तत्व यौगिक मिश्रण, इनमें थोड़ा सा पढ़ने की चीजें हैं, बीच में थोड़े से टर्म है, जैसे क्वथनांक है, गलनांक है, ऊर्ध्वपातन है, जलवाष्प है, गलन ऊष्मा है, कौन सी ऊष्मा उसको पता नहीं कौन सी ऊष्मा कहते हैं। तो इस तरीके से 3 पेज पढ़ने वाले। फर्स्ट पेज में आपको पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में बताना है, पढ़ेंगे अपन, और लास्ट में अपन तत्व युक्त मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। बीच में अपन कुछ टर्म पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया, गलनांक, क्वथनांक, गलन है, सॉरी हिमांक वगैरह है, वाष्पीकरण वगैरह है, ये सारे टर्म। तब थोड़ा सा इनको जूम इन करने की कोशिश करते हैं ना। सबसे पहले अपन देखेंगे तत्व यौगिक मिश्रण से शुरू करते हैं, ये थोड़ा सा ठीक ठाक पहुंचे। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, परिभाषा जानेंगे, और इनके बारे में और भी कुछ इतर बातें तो वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तत्व क्या होते हैं, एक समान अणुओं से बना हुआ कोई समान अणुओं का क्रमिक नियमित क्रमांक तत्व होता है। मतलब एक जैसे अणु होते हैं समान उनको तत्व कहते हैं, और उनसे मिलकर कोई जोड़ बनता है उसी को तत्व कहते हैं। यौगिक जो है वो तत्वों के समान क्रमांक से बनते हैं, और मिश्रण जो है वो तत्व भी हो सकता है या फिर यौगिक भी हो सकता है। तत्व या यौगिक इन दोनों की तत्व के समान अणु से, और यौगिक के समान नहीं, समान या असमान कुछ भी, और यौगिक के समान या असमान कुछ भी, इनसे बना होता है। ये भी मिश्रण कहलाएगा और ये भी मिश्रण कहलाएगा। ये इंटीग्रल परिभाषा। तत्व 3 तरीके के होते हैं, धातु, धातु और उपधातु। इसके अलावा एक होता है अपने यौगिक के उदाहरण तो जल वगैरह है। ठीक है, यौगिक में ज्यादा कुछ। मिश्रण में बड़ी अच्छी खासी बात है, मिश्रण कितने प्रकार के हो सकते हैं, है ना। मिश्रण को अलग करने की विधियां, देखो मिश्रण एक मिक्सअप, अगर कोई मिक्स है तो उसको अलग करने के तरीके में, तो मिश्रण को अलग करने की कौन कौन सी विधियां हो सकती है, और मिश्रण के कुछ उदाहरण है ना, कि कौन किसमें मिल सकता है। पदार्थ तो 3 ही, तो मिश्रण कितने तरीके का हो सकता है, बहुत सारे। ये तीन 1 2 3, ये इससे मिले, ये इससे मिले, है ना, ये इससे मिले, कैसे मिल सकता है ना, अपने आप से 2 बार मिले, है ना, मतलब अपने आप के साथ मिश्रण, तो ऐसे करके, है ना, फिर तीनों का एक साथ मिश्रण, ऐसे करके बहुत सारी अवस्थाएं होती है। उन सबके एक उदाहरण है कि ये इस कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में। अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इस तरीके से पढ़ते हैं अपन। अब मिश्रण के प्रकार, समांगी विषमांगी मिश्रण और प्रकार, और इसको अलग करने की 3 विधियां हैं हमारे। एक तो प्रभाजी आसवन है, फिर आसवन है, और एक और रवाकरण करके। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि क्या पढ़ने वाले, तीनों में ये चीजें पढ़ेंगे। अब सेकेंड पेज में मूव करे तो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म, क्वथनांक, गलनांक, ऊर्ध्वपातन, गलन ऊष्मा नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं अपन उसको, कौन सी ऊष्मा, गहन ऊष्मा या ऐसा कुछ है, गुप्त ऊष्मा,
भाप से अपन क्यों ज्यादा जलते हैं, मतलब सीधा जलने के अलावा भाप से भी ज्यादा जलते हैं, क्योंकि मुक्त ऊष्मा काम कर रही होती है। फिर बस इतना ही है मोटा मोटी। इसके अलावा हाँ कुछ पॉइंट हो रहे हैं, ये थोड़े बड़े पॉइंट है, इसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं, जैसे कि पिघलना है और जमना है और हिमांक है, वाष्पीकरण है, संघनन, ये सब है ना, इन सब की परिभाषा होती है। फिर एक आधा कोई हल्का छूटा। फिर आ जाते हैं अपन फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज में अपन क्या देखते हैं, द्रव, गैस और ठोस। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ठोस, फिर पढ़ेंगे अपन द्रव, फिर पढ़ेंगे गैस। ठीक है, 2-3 पैरामीटर ले लेंगे, उन्हीं पैरामीटर पे अपन इसको भी जांच लेंगे, इसको भी जांच लेंगे, इसको भी जांच लेंगे, बस इतना पढ़ेंगे। फर्स्ट पेज सबसे ज्यादा क्रमशः देखो तो लास्ट, ठीक है, तो इस तरीके से देखें, लास्ट सेकेंड और फर्स्ट, तो इस तरीके से हमने 3 पेज पढ़ा। अब थोड़ा सा उसको डिटेल से जानेंगे, है ना। देखो मैं बता दूं कि हम सिर्फ यही नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ यही नहीं पढ़ते हैं, इससे पहले अपन 2 प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं। अगर आप ये सीधा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अजीब लग सकता है कि मैं क्या बता रही क्या नहीं बता रही। इससे पहले अपन बुक पढ़ते हैं, वो वीडियो भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी, एक चैनल में वहां अपलोड है, ठीक है। और उसके बाद वो पढ़ते हैं, है ना, वहां अपन किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ने के बाद 5-10 मिनट बोर्ड की डिस्कस भी करते हैं, है ना। और इसके बाद अपन यहाँ अगली मॉर्निंग डिस्कस करते हैं। तो इतना सब कर चुके होने के बाद अपन यहाँ आते हैं। मैंने पढ़ा नहीं कभी, आप ये सब पढ़ रहे पहली बार, है ना। 2 and 1 आप कह सकते हैं कि 1 पान 2 काज। शुरू करते हैं, क्या पढ़ेगा अपन, लास्ट पेज से शुरुआत करें ना भाई, तो शायद 13, 12, 11 होना चाहिए, पिछले 13 लिखा होगा, तो क्या है अपना 13वां पेज है। क्या क्या पढ़ेंगे अपन इसमें, यहाँ पढ़ेंगे अपन यौगिक, यहाँ है यौगिक, यहाँ है मिश्रण और यहाँ है तत्व। देखो यौगिक तो ये है कि यौगिक जो होता है वो तत्वों के नियमित क्रमांक से मिलकर बना होता है, ये होता है यौगिक। यौगिक के उदाहरण क्या है यौगिक का, जल H2O है। और इसके ऊपर है तत्व, इसके नीचे मिश्रण। तत्व में क्या है, तत्व में बता रखा है कि तत्व 3 तरीके होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, है ना। और थोड़ा तत्व का इंट्रोडक्शन लिया अपन, तो तत्व जो होते हैं वो तत्व क्या है, तत्व किसे कहोगे, तत्व यानी पदार्थ, सॉरी तत्व तो पहले तत्व नहीं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, 3 क्या होते हैं, पदार्थ की परिभाषा बता देती हूँ कि जिनमें ना आपस में छोटे छोटे कण होते हैं, बीच में थोड़ी सी जगह होती है इनकी, और ये एक गति करते रहते हैं, छोटे छोटे कण हल्का हल्का सा, इसे पदार्थ कहते हैं, समझो। ये तो अपन पढ़ रहे हैं यौगिक, ये पढ़ेंगे अपन तत्व, ये पढ़ेंगे मिश्रण। यौगिक परिभाषा होगी कि उससे मिलकर बना हुआ है, कि तत्व के नियमित क्रमांक से मिलकर बना होता है, और इसमें जला है। इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं ना 3 हिस्से, धातु, अधातु और उपधातु। तो इन सब के बारे में ना हल्का हल्का सा बता रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। जैसे धातु के बारे में यूँ है कि ये आघात वर्तन है, तन्यता वगैरह, ये सब उनको पता है, वही सारी बातें। खाली 2 बातें थोड़ी ऑक्साइड और अपगमन करती है, ऐसा कुछ है ना, हाइट कुछ ऑक्साइड और अमलगम करके कुछ है, तो वो दोनों शब्द थोड़े से अलग है, हमको ध्यान रखेंगे। उपधातु क्या होता है, तो उपधातु में जो धातु बताई वो सारी बातें यही सही, उनके मतलब थोड़ी उनको पैरामीटर मानते हुए तो बातें यही सही। इसके अलावा कुछ और बातें भी है जिसके लिए कुछ ट्रिक बनाते हैं कि एक पॉइंट बीच में, एक ऊपर है और एक नीचे, तो ये एडिशनल बात होगी ऊपर वाले से। यहाँ है सारी बातें, समझ लेना, थोड़ा सा अंडरस्टूड रखेंगे कि यहाँ अपन तत्व पढ़ते हैं, तो तत्व में इसके 3 हिस्से पढ़ते हैं, 1, 2, 3। तो इसमें अपन कहते थे कि ये फैक्टर है, और इन्हीं फैक्टर के आधार पर इसको भी अपन डिफाइन करते थे, और फिर इसके अलावा यहाँ कुछ यूं आता है और यूं और समझ आया। तो ये अपना सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। फिर थर्ड पॉइंट में कहते थे कि अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, सॉरी धातु, अधातु और उपधातु क्या होता है। तो उपधातु में अपन कहते हैं कि उपधातु है ना, दोनों के मिश्रित रूप होता है, इसमें ये उदाहरण आते हैं। तो इसमें अपन उपधातु के देखो उदाहरण ध्यान में, लेकिन हमने बढ़िया से ट्रिक बनाई थी अभी, क्लोराइड, ब्रोमीन, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बढ़िया सा कुछ एक अच्छी सी ट्रिक थी, उसमें सारे अरेंज हो गए थे, अभी ध्यान दिया कुछ, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं, अब आते हैं मिश्रण। तो मिश्रण में अपन क्या पढ़ते हैं, मिश्रण में हम है ना अच्छे 4-5 पॉइंट पढ़ते हैं। एक तो परिभाषा हो गया और प्रकार वगैरह, और इनको अलग करने की विधियां वगैरह, ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या है, मैंने बताई थी आपको कि इसके मतलब इसी के नियमित या अनियमित क्रम से, या फिर इसी के नियमित या अनियमित क्रम से ये बताया, ठीक है। और ये सब बताया था मैंने कि क्रॉस करके 1, 2, 3, अगर ये जैसे ठोस, गैस और द्रव है ना, तो ठोस, गैस, द्रव ये 3 चीजें होती है, तो इसके तो बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, ये और ये है ना।
ये और ये और ये, है ना, ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण बन जाएंगे। सही जा रहा है ना, ठीक है। तो फिर अपने जैसे कि द्रव द्रव, गैस गैस, है ना, ठोस ठोस, फिर पहले और लास्ट को मिला दो, ऐसे ऐसे मेल मिलाप करके बता रखे। तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि लिक्विड का और ठोस का क्या उदाहरण हो सकता है, अपने नमक का घोल, शक्कर का घोल। लिक्विड का और द्रव का क्या उदाहरण हो सकता है, लिक्विड में पानी, लिक्विड और उसके बाद भी द्रव, लिक्विड अपने सॉरी लिक्विड और ठोस हो गया। फिर लिक्विड और गैस का उदाहरण क्या हो सकता है, कोका कोला वगैरह, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस वगैरह कुछ मिलाते हैं। फिर एक और लिक्विड के साथ और क्या बचा, अब लिक्विड के साथ मान लो लिक्विड कर लो, लिक्विड और लिक्विड का उदाहरण क्या हो सकता है, तो पता नहीं ऐसे ही कुछ बताया था यहाँ पर उन्होंने, कोला गैस करके, लिक्विड के साथ लिक्विड, तरल के साथ तरल, पता नहीं इसका कुछ उदाहरण था। अब दूसरे हो लेते, अब लेते अपन द्रव, लिक्विड हो गया, अब लेते गैस को। तो गैस के साथ गैस का उदाहरण कौन सा था, गैस और गैस दोनों गैस, ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। गैस के साथ फिर ठोस क्या होगा, तो गैस और ठोस, ऐसा क्या हो सकता है, पता नहीं, गैस और ठोस पता नहीं क्या होगा। और फिर गैस के साथ ठोस हो गया, गैस के साथ गैस हो गया, गैस के साथ हो गया अपने, बस खत्म हो गया। समझ गए ना, मैं इस तरीके से आपको बताना चाह रही थी। अब इनमें मुझे कुछ कुछ उदाहरण ध्यान आ रहा है, अब वो कनेक्ट हो पा रहे नहीं हो पा रहे, उदाहरण ध्यान, एक तो कोहरा होता है, एक नमक पानी का घोल होता है, एक कोका कोला है यहाँ पे, एक वो कहते हैं कि हवा है ना, एक इस्पात भी इसी का उदाहरण है, एक ऐसे ऐसे करके 2-3 नाम और, तो ऐसे ऐसे करके इसमें बताया जाता है परिभाषा के साथ ही। फिर दूसरी कैटेगरी होती है परिभाषा को पता लीजिए। फिर दूसरी बात ये है कि इसके प्रकार कितने होते हैं, समांगी विषमांगी, 2 प्रकार। विषमांगी वो है जिसको अपन है ना आसानी से नहीं छाट सकते, समांगी वो है जिनको आसानी से आप अलग कर सकते हो, हाथ से ले सकते हो। तो समांगी इस तरीके से मिलते जैसे शक्कर में पानी का घोल वगैरह मिल जाना, है ना। फिर ये अपने समांगी वगैरह अलग नहीं कर सकते। विषमांगी में कहते हैं कि विषमांगी जो होते हैं ना, उसको आप हाथों से छाट करके अलग कर सकते हो, जैसे पानी में, जैसे आपके रेत में कोई सिक्का गिर गया, ठीक है, तो ये अपने समांगी विषमांगी। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इसके 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 बारे में बताते हैं अपन कि इसको अलग करने की विधियां कौन सी, एक तो रवाकरण, आसवन और प्रभाजन, ऐसे 3 विधियां है ना। तो रवाकरण विधि की क्या होती है कि आप है ना चीजों को गर्म करते हो और फिर ठंडा होने के लिए रखते तो चीजें नीचे जम जाती है, जो भी आपको अपशिष्ट वगैरह लेना है वो नीचे से आप जलों में ले सकते हैं। फिर एक में आप कह देते हो भाप बना देते हो, तो उड़ के चला जाता है और नीचे नीचे वाला बच जाता है, ये सेकंड नंबर वाली। तीसरे में पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह पृथ्वी से मिलता है, ये वो वाली विधि, इसे करके बता लाइक बता दी मैंने, रवाकरण है, प्रभाजी आसन और आसन विधि, ऐसे करके ध्यान रखो। तो मिक्सअप तो नहीं हो रहे, प्रभाजी आसन आसन नहीं, ऐसे ही है ना। तो ये हमने मैंने क्रमशः बता दिए कि क्या क्या है, और फिर बता दिए कि ये नाम है इनके, ये काम है और ये नाम है, ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल्स है ना, और सारी बातें थी यहाँ पे। एक तो अपन कहते थे कि नीचे में अपने पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह ऐसा आता है, और सेकेंड नंबर पे अपने सेकेंड नंबर पे क्या आएगा, और अभी ध्यान नहीं रहा, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे अपने रवाकरण, ऐसे ऐसा कुछ बता रखा था इसमें, जैसे कि कहीं गिनती थी, कहीं अंक लिखा हुआ था, तो कहीं मतलब कुछ और भी था, इतने के अलावा कुछ और भी था, ठीक है। फिर अपन है ना एक ट्रिक बनाते हैं, और एडिशनल बात याद करने के लिए एक ट्रिक बनाते हैं, जैसे आसुत जल वगैरह है, और एक में कुछ था ठंडा करना, ऐसा करके आसुत जल को ये करना, गर्म करना, तनु करना, ऐसा कुछ था। तो ये ना दोनों के नीचे के लिए शब्द कनेक्ट कर रहे थे, एक में आसुत जल आ रहा था और एक में पता नहीं क्या शब्द आ रहा था, तो ऐसे करके हमने ये तैयार करा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे पेज को पढ़ा है, ठीक है। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ पढ़ा है, लेकिन इतना इंश्योर कर सकती हूँ कि इससे ज्यादा याद है, जितना मैंने बताया ना, इससे कहीं गुना ज्यादा याद है। बस वो थोड़ा सा उतना अच्छे से अरेंज नहीं है शायद अभी कि मैं आपको वर्बली बता पाऊँ, है ना। नॉन वर्बली वो मेरे भीतर भीतर चल रहा है, ठीक है, लेकिन नॉन वर्बली अभी अपन समझ नहीं सकते, आप नहीं समझ सकते, मैं क्या करूँ, कैसे कहूँ, ठीक है। तो ये अपना पेज नंबर 3 पढ़ा, मोटा मोटा आपको पता चल गया 3 चीजों का है, ठीक। फिर आते अपन पेज नंबर 12 में अपन क्या पढ़ते हैं, ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ है गलनाम, पंथनाम, फिर यहाँ, बस इतना ही। एक तो गलनांक वगैरह है, एक पंथनांक वगैरह है, ऊर्ध्वपातन वगैरह है, और ऊष्मा वगैरह है, ठीक है। ये सब पता है, यहाँ से शुरू हो रहा था आपने, मैंने जो उधर आपको बताया ना, तत्व के टॉपिक यहाँ से शुरू होते हैं। तत्व की सॉरी पदार्थ के 3 हिस्से होते हैं। फिर कहा था कि इन तीन हिस्सों में से
जो तत्व होता है उसके 3 भाग होते हैं और अधातु यहाँ से चल रहा था और यहाँ आगे जाके कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ क्या करना है अपने को, वो पीछे वाला पेज आपको क्लियर हुआ ना, क्लियर तो हो गया कि उसमें अपने क्या पढ़ा, पीछे वाले पेज में क्या पढ़ा, यौगिक पढ़े, तत्व पढ़ा और मिश्रण पढ़ा। यौगिक तत्व मिश्रण, यौगिक तत्व मिश्रण, यौगिक तत्व मिश्रण। इनके भीतर क्या पढ़ा, तत्व के 3 हिस्से, तत्व के 3 हिस्से, धातु अधातु उधातु, धातु अधातु उधातु। यौगिक में डेश समझ और मिश्रण में कम से कम 4 से 5, मिश्रण में कम से कम 4 से 5 परिभाषा प्रकार विधिया, परिभाषा प्रकार विधिया, परिभाषा प्रकार विधिया। दोनों में 3 होंगे, ऊपर भी 3 होंगे, नीचे भी 3 होंगे। इसके बाद हमने इनके भीतर जो बातें हैं ना, उनको बहुत ज्यादा नहीं पता। इस तत्व के भीतर की बातें बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन हमको तरीका पता है कि हमने इस तरीके से पढ़ा है ना, तो और नजदीक जा रहे हैं अपन, है ना, तो नजदीक जाते रहते हैं, वो फाइन बातें भी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो अपन संपूर्ण से अंश के ऊपर पढ़ रहे हैं और मिश्रण के लिए भी ठीक ऐसे ही हमको पता है, कैसे कि मिश्रण में थोड़ा सा फाइन बातें अच्छे से पता है ना, जो नजदीकी बातें वो भी थोड़ी सी अच्छे से पता है। मिश्रण में भी ऐसे ही पढ़ते हैं, जो ऊपर की हेडिंग है और फिर अंदर जाते हैं कि अंदर हमने इस ट्रिक से पढ़ा, इस तरीके से पढ़ा, ऐसे ऐसे करके अपन अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और उसमें थोड़ा सा बेहतर तरीके से पढ़ा। तो ये था हमारा लास्ट पेज। आवाज आते अपन सेकंड पेज में। तो सेकंड पेज में हमको क्या पढ़ना है, देखो इसमें हमको कवर करना है गलनांक। जानते हैं गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। क्वंथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, कपूर, ध्यान रखना, कपूर जब जल की हवा हो जाता है ना, उसे अपन कहते हैं ऊर्ध्वपातन। फिर आ जाते हैं अपन यहाँ है अपने गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होता है पता है, कि आपके पास कोई चीज है और आपको उसको पिघलाना है या फिर आपको उसको लिक्विड बनाना है, लेकिन आपके पास गर्मी नहीं है, ताप नहीं है, तो आप क्या करोगे, कैलोरी जूल का इस्तेमाल करोगे और उससे उसको पिघला दोगे। ये अर्थ निकल पा रहा था, पता नहीं क्या है, लेकिन ये अर्थ निकल रहा था ना, आपके पास गर्मी नहीं, आपको चीजों को पिघाना है तो आपको कैलोरी जूल से पिघाल सकते हो। जल का 80 होता है और बर्फ का 540 होता है, इस वजह से अपन भाप से ज्यादा जलते हैं। ये सारी बातें लिखी थी और ये कॉन्सेप्ट तो पता चल गया ना, ये क्या क्या होते हैं, ये चीजें क्या क्या है। थोड़ा सा गलनांक है ना, थोड़ा सा बस बता दू, क्वंथनांक और ऊर्ध्वपातन और गुप्त ऊष्मा, थोड़ा सा पता चल गया ना सबके बारे में। अब इनके अलावा कुछ एक दो बातें और यहाँ यहीं कहीं बिखरी पड़ी, जैसे कि गलना किसको कहते हैं, पिघलना किसको कहते हैं, जलना किसको कहते हैं, संवहन किसको कहते हैं, हिमांक किसको कहते हैं। हिमांक जिस पॉइंट पर कोई बर्फ बन जाए, और संवहन किसको कहते हैं कि जब द्रव है ना वो पास मतलब ये पूरा बादल वाला कॉन्सेप्ट था। ये पता चला मुझे कि हमने कहा था कि उस समय भी था नहीं, पूरा बादल वाला ही कॉन्सेप्ट है कि बादल यानी पानी कैसे ठंड आती है तो इकट्ठा हो जाता है, गैस कैसे इकट्ठी हो जाती है और फिर बाद में वो पानी बन जाती है, ये वाला कॉन्सेप्ट था अपने संवहन का। फिर और क्या बचे, देखो संवहन हो गया, हिमांक हो गया, पिघलना हो गया, फिर अपने जमना हो गया, फिर बाष्पीकरण भाप बन जाना। कोई ठोस पदार्थ है जो गर्म वगैरह खराब है तो भाप बन के ऊपर उड़ गया, ठीक है। ऐसे करके तो छोटी सी बात थी कि भाप और वायुमंडल का जो ताप होता है ना, वो सर्दियों में या फिर सर्दियों को क्या कहेंगे, तापमान अपना कम होने पर दोनों बराबर होते हैं, समझे। तापमान कम होने पर आपका जो भाप है वो और वायुमंडल है वो दोनों बराबर होते हैं, ऐसा कुछ था कॉन्सेप्ट। और अब क्या बताऊंगा आपको, इसके बीच में छोटा सा कॉन्टूर मंशा था जो था अपने शायद उष्मा करके कुछ था, जिसमें अपन ना पता नहीं क्या अंदर डिटेल बताते, लेकिन उष्मा करके कुछ पॉइंट था। और ये दोनों पॉइंट अभी आधे अधूरे नहीं, मैं सारी बातें बताऊंगी जो मुझे हल्की सी भी ध्यान में सारी बातें बताऊंगी, क्योंकि तभी तो आपको याद होगा, मुझे आपको याद करना है किसी भी तरीके से। जो हमने वहाँ अच्छे से पढ़ा है, आपने PDF में अच्छे से रीड करा है, मतलब आपने और मैंने दोनों मिलकर साथ में पढ़ा है, तो उसमें से हमको जितनी बातें याद है ना वो सब रिकॉर्ड करें, ताकि आप भी अगर आपने वो पढ़ते वक्त अगर देखा है तो आपको भी ध्यान आए। बस आपको थोड़ा सा अटेंटिव होकर सुनने की जरूरत है। अगर आपने अटेंटिव होकर उस सेशन को लिया है तो यहाँ चीजें कनेक्ट कर पाओगे कि मैं कौन सा पॉइंट बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा ना कहा थी मैं कि यहाँ बीच में छोटा सा कॉन्टूर आता है,
जो है ना ऊष्मा वाला पॉइंट होता है, उसमें पता नहीं कोई डिटेल होती है, अभी कंप्लीट नहीं होना है, कंप्लीट नहीं होना है, उसमें डिटेल भी होती है। इस गणना में ना 3-4 पॉइंट और है, और इस क्वंथना में 3-4 पॉइंट और गिवन थे। इससे हमने गिना भी था कि यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, ऐसा करके गिना भी था हमने अपने उन्होंने साथ में करके। फिर उन पॉइंट में बहुत महीन महीन बारीक बारीक से कॉन्सेप्ट थे, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा था, समझा था। याद तो भी हमको रहा नहीं, लेकिन सबको समझा था। ये गर्मी में ठंडे पानी घड़ा, ये भी आया था शायद, या पता नहीं, सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। ठीक है, फिर अपन हिमांक में, मुझे ध्यान है हिमांक में भी ये थी कि इसके बराबर होता है। मैंने आपको बताई दिया ना कि ठंडी के मौसम में जो भाप निकलती है, वो जो वायुमंडल निकलती है, ये दोनों बराबर होते हैं, ऐसा तो कुछ था। फिर इसके अलावा है ना सवन तो बादलों से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट था कुछ, सवन बताइए। गलना पिघलना में एक और बात थी, हिम गलना पिघलना में पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है, एक और बात थी कहीं, ये हो गया सब कुछ। अब तो लग सारा हो गया ना, ऐसी कोई बात नहीं होती जो हमने वहां जिक्र करा हो, यहाँ नहीं करा हो। बस इतना ही, इतने धीरे इस वजह से हो गए क्योंकि ये कौन सा कुछ क्लियर नहीं है बहुत ज्यादा, बस यूँ पता है कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। ठीक है, फिर यहाँ अपन क्या करते हैं, यहाँ है ना कोई प्रकार जानते अपन तत्व 3 तरीके को, तत्व यौगिक मिश्रण, यहाँ पर तत्व की धातु वाले को पढ़ते, तो इस तरीके से पढ़ा। इस वजह से मोटा मोटी क्या कहेंगे, हमने खाली 4 पॉइंट पढ़े। मोटा मोटी क्या होगी, ये तो हम डेप्थ में चलेंगे थोड़ा सा बाहर, मोटा मोटी क्या कहेंगे, इससे 4 पॉइंट पढ़े। इनके बारे में बताना है आपको, इन 4 पॉइंट के बारे में बताना है आपको। उष्मा में मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, यहाँ मैंने उष्मा बताया ना, वो उष्मा है वो कोई, उसमें इतना पैराग्राफ है किसी चीज को लेकर के, मुझे ध्यान आ रहा बहुत ज्यादा नहीं। तो ये था अपना 12वां पॉइंट है, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12। अब अपन पढ़ेंगे फर्स्ट पेज। देखो फर्स्ट पेज में कुछ भी नहीं है, फर्स्ट पेज में कुछ भी नहीं है। और यहाँ अपन पढ़ते हैं, यहाँ क्या पढ़ते हैं अपन, 1 2 3, 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट होगा अपना गैस का, फिर होगा अपने द्रव का, पहले ठोस होगा, फिर गैस होगा, फिर द्रव होगा। इनमें ना सब में इतना मतलब अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत पैराग्राफ इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन थी सारी मतलब अंडरस्टैंडेबल, अच्छे से समझ पाई सी थी। ये कहते हैं कि गैस, इसमें कहते हैं पहले वाले में कि आकार आयतन ये सब निश्चित होते हैं, है ना। इसमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, वजन भी तो नहीं था लेकिन वजन ज्यादा होता है इनका। और ये जो ठोस होते हैं ना, ये 2 तरीके होते हैं, क्रिस्टल और गैर क्रिस्टल। एक में रबड़ वाली ट्यूब बनाते हैं अपन, और दूसरे में है ना, एक में रबड़ वाली ट्यूब बनाते हैं, एक को पता नहीं क्या ट्रिक बनाई थी अपने, क्रिस्टल के उदाहरण और गैर क्रिस्टल के उदाहरण पता करने के लिए। हल्का हल्का सा ध्यान है लेकिन बहुत ज्यादा है ना, लेकिन कुछ तो ध्यान आना कि 2 ट्रिक थी, दोनों में अच्छे से ट्रिक बनाई थी। फिर और क्या है इसमें, ठोस में और क्या होता है, आकार आयतन अपवर्षण बल घनत्व ज्यादा, इसमें कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, ये सारी बातें इन्हीं को अपन यहाँ अप्लाई करेंगे। इसमें ये हो गया, पहला तो हो गया अपने ठोस, दूसरा हो जाएगा अपने द्रव, फिर हो जाएगा गैस। द्रव में ये सारी बातें हैं लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा, आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन तो होता है, और फिर इसमें ना संपीड़न बल नहीं होता है, ऐसे कहते हैं। संपीड़न बल सिर्फ गैसों में होता है ना। और फिर कहते हैं अपन कि ये जो द्रव है इसमें कणों की दूरी थोड़ी ज्यादा होती है, अपकर्षण बल कम होता है, तभी तो जगह होती है, कुछ रख भी सकते हैं इसके अंदर, हाथ डालोगे तो चला जाएगा। फिर यहाँ अपन कहते हैं कि गैस जो होती है ना, वो गैस जो होती है वो ताप एक दाब लगाती है, और अपकर्षण बल होता है, इसमें अपकर्षण बल कम न के बराबर होता है, और कण भी बहुत दूर दूर होते हैं, और इसमें कोई भी वस्तु रखी जा सकती है ना। और गैस जो है वो हाइड्रोजन हीलियम थी। तो सारे पॉइंट ऐसे थे यहाँ कि आप अगर आपके सामने आए तो आप कर लोगे, क्योंकि हमने समझ लिया सारे पॉइंट, है ना। भले इतना डिस्कस नहीं करना, लेकिन सारे समझ गए, ज्यादातर तो मैंने बता दिया आपको। फिर यहाँ पदार्थ उदाहरण का जो मैंने आपको बताया, छोटे छोटे कण होते हैं, बारीक बारीक कण दूर दूर होते हैं, और उनके बीच में गति पाई जाती है।
रिक्त स्थान होता है, दूर मतलब रिक्त स्थान, दूर को बातें की। फिर कहते हैं यहाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के दो बातें कि हम द्रव से बने, पृथ्वी में दो चीजें, तो द्रव एक ऊर्जा है ना, एक ही अपनी द्रव और एक ही ऊर्जा, हम द्रव्य से बने और ऊर्जा से बने, दो चीजों से ब्रह्मांड बना, ऐसा होता है। तो मैंने ना लगभग फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पेज में वो सारी बातें डिस्कस कर ली जो भी हमने पढ़ी थी, जो भी हमने पढ़ा था ना सब कुछ डिस्कस कर लिया, जो भी हमने छोटे से छोटा भी अगर कुछ पढ़ा है तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, जितना जितना हमको याद था वो सब कुछ फाइल करते चले गए। मतलब कोशिश करिए कि जितना भी हमने गेन करा है वो सब अपन डिस्कस कर पाए, ताकि ये हमारी एक सीमा बन जाए। और इसके आगे की जो चीजें हैं अगली बार वो हमारे केच में है, इतना आपने अच्छे से रिवाइज किया तो अगली बार जब पढ़ेंगे तो जो बच गया है वो आपके केच में है। अगर आप इतना रिवाइज करते तो अगली बार पढ़ते तो इतना केच कर पाते, हमने इतना रिवाइज करा तो अगली बार पढ़ेंगे ना तो और उससे आगे की बातें ध्यान रहेंगी। ठीक है, अब हमेशा की तरह एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, ये था पूरा सेशन। ठीक है, अब एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और फिर सेशन को एमसीक्यू क्वेश्चन अपन याद कर रहे हैं, क्या मतलब याद कर रहे हैं। तो आगे करेंगे ना, जो 42 तक कर ली थी, कहाँ तक कर ली थी, 2 सेशन हो गए ना अपने, 63 तक कर ली थी मैंने, कुमार जी से पूछो। अब हमको ना 63 तक हो गए, 73, 83, 84, 84 तक करनी है आपको। नहीं शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा अपना कि 900 कि एथेनाइल अल्कोहल सादृश्य सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके बनाता है। एथेनाइल अल्कोहल सादृश्य सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ एथेनाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो एथेनाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके एथेनोएड बनाता है। ये ध्यान रखो कि एथेनाइल भी लिया और इसका पहला शब्द ले लिया और इसका पहला शब्द ले लिया, बता दिया ये बनाता है, ये और ये आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, ये और ये दोनों का मिक्सअप। ठीक है, ये बनाते हैं। तो एथेनाइल एथेनॉल थोड़ा सा अंतर है, एथेनाइल तो यही से सेकंड वाला नंबर बड़ा अंतर है, एथेनॉल है ये जानेंगे, याद कर लेंगे अपन। और निम्नलिखित में से जिस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियां थक जाती है, लैक्टिक थक गए तो लेट जाओ, लैक्टिक अम्ल। और निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या है, तो देखो मैं बता देती हूँ, इसमें सही क्रम दे रखा N2O5 SO2 CO2 और O2 CO है ना। अब इसमें क्या बता रखा है कि सबसे पहले इसको देखो याद कर लो आप, 900 कोको, 900 NOSO कोको मतलब CO इनके नीचे गिनती भी क्यों, लेकिन मैं आपको ट्रिक में बता दी, ये इसका क्रम होगा। कौन सा सही क्रम, निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम होगा, अम्लीय गुण। तो पहले ये अम्ल ज्यादा अम्ल, फिर इसका कम, फिर इसका कम, 900 कोको NOSO कोको CO नीचे गिनती भी है, लेकिन थोड़ा सा याद रखेंगे इसे, मतलब गिनती है अपने एक बार 2, मतलब इसमें 2 और 5 दोनों ही है, फिर इसमें अपने 2 है और इसमें भी 2 है, मतलब 2 और 5 मतलब NH2CO5 समझ गए। फिर 2 और 2 मतलब कि SO2 और CO2, मैंने तुम बता दी, फिर गिनती भी अरेंज करवा दी। ठीक, 900 को ध्यान रखो, 900 मतलब कि NOSO, ये हो गया 9 और 100, और को मतलब कि CO याद करना था हमको, तो कर लिया। अब ये कि कसो कौन सा जल, कि कौन सा पानी है, वही पानी है जो जीभ में पड़ा था। तो कसो जल रासायनिक सूत्र में तो बस आपको याद करना है, कसो जल किसका सूत्र है, जिप्सम का, CaSO4 है ना, ये हो गया कसो। और जल H2O को जल के दो, कसो यानी कैसा पानी है, मतलब ऐसा पानी मतलब कि ये कौन सा पानी, तो आपने कहा कि जो जीभ में बोतल नहीं पड़ी थी वो लेके आए। ठीक है, अगला है अमोनियम आयन। क्या है अमोनियम आयन, एक अम्ल है, आयन है अम्ल, अमोनियम आयन एक अम्ल है, पर कैसा संयुग में, देखो दोनों साथ साथ लेना, अ और दोनों भाई है तो दोनों साथ में ही देते हैं हमेशा, तो संयुग में अम्ल है। आयन क्या है, अम्ल है, अमोनियम आयन एक अम्ल है, लेकिन कौन सा, सहयुग में। चीटी के रंग में पाया जाने वाला एसिड कौन सा होता है, अम्ल कौन सा होता है, मेथनोइक। कौन सा होता है, मेथनोइक तो पता है, और फार्मिक भी ध्यान रखोगे, मेथनोइक। मैं तो नाई के पास नहीं जाऊंगी बाल कटाने, मेरी मम्मी काट देगी। ठीक, फिर
निम्न में से आपको ध्यान रखना है ना, मेथोलेट अगर नहीं ध्यान तो। निम्न में से दुर्बलतम लुईस क्या है? दुर्बलतम लुईस शार्क, सबसे कमजोर शार्क कौन सा है? जो अकेला होगा और अच्छा में महसूस नहीं कर रहा होगा, वो सबसे कमजोर है। एच है, एच माइनस, अकेला है और फिर माइनस, ठीक है, तो सबसे कमजोर शार्क है। अकेले कोई बात नहीं, लेकिन ये लग रहा है कि इस तरीके से, तो फिर हो सकता है कि अकेले भी भारी पड़े। निम्न में से दुर्बलतम, देखो डर आपके अंदर होता है, ये सब कुछ भाव है, सब कुछ इमोशन है। आप थक गए, ये भी इमोशन है। जस्ट एक छोटा सा, एक छोटा सा विचार, मैं आपको कहूँ, थक रहे हो यार तुम, रियलिटी पूरा फील कर रहे हो सच में थक जाएंगे। और कह दूं कि क्या जोश है तुम्हें बढ़ जाओगे जोश से। निम्न में से नीचे दी गई ऑक्साइडों में से किसका जली विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है? नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन करता है? ऑक्साइडों में से किसका जली विलयन, देखो नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जली विलयन नीले पत्र को लाल, तो ये नीचे दिए में से कौन सा ऐसा जो नीले को लाल करेगा? नीले को लाल कौन करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इसका मतलब क्या है? क्षार है, सॉरी अम्ल। लाल हो रहा है मतलब अम्ल। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल क्योंकdem लाल हो रहा है। अम्ल ये नहीं, ये तो मुझे मालूम, लेकिन ये जाने कि सल्फर डाइऑक्साइड चीजों को लाल कर रहा है, एक ऐसा अम्ल है। सफर पर आप डाल दे, शर्मा गए सफर पर, ऐसी कुछ चीजें लिख ली, ठीक है। एक धातु लवण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करने पर सनसनाहट के साथ एक गैस निकलती है, जिसे चूने के पानी में प्रयोग करने पर चूने का पानी धुआं होता है, वह धातु लवण होता है। एक धातु जो है वो लवण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराने पर सनसनाहट के साथ गैस निकालती है। एक ऐसी धातु है जो अगर आप उसको अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो वो सनसनाहट करेगी। मान लो कोई धातु है, उसके ऊपर आपने कुछ छिड़क दिया, धातु अम्ल हो गया, उसका क्रिया कराई तो क्या हो रहा है? सनसनाहट के साथ गैस निकलती। तो आप लोहे का कोई टुकड़ा है, उस पर आपने कुछ डाला, एसिड वगैरह, बोतल, कांच की बोतल डाला, एसिड डाला, तो गैस निकली, तो क्या होगा? जिसे चूने के पानी प्रयोग करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, गैस निकलती है, और उस गैस को चूने के पानी में आपने डाल दिया ना, तो वो पानी दूधिया हो जाएगा, तो वह धातु लवण होगा। तो वो धातु लवण कौन सा है? हमने कहा था लोहे का टुकड़ा है, तो वो धातु लवण यहाँ कौन सा बताए? धातु कार्बोनेट है। कार्बोनेट ऐसी धातु है कि जिस पर अपन अगर क्या डालते, कुछ डाला था, कांच की बोतल में कुछ डाला था और उससे कुछ गैस निकली थी सनसनाहट के साथ, और उस गैस को अगर आप चूने के पानी में दूधिया कर देते हैं तो वो जो पानी है वो चूने के पानी डाल देते तो दूधिया हो जाता है। तो ये बताओ कि वो धातु लोहा क्या है? जिसका वो हमने कहा कि लोहे का टुकड़ा है, तो ये लोहे का टुकड़ा यहाँ पे कार्बोनेट है। हमने भी लोहे ही अज्यूम करा, काला कलर का। निम्न लवणों में से किसकी क्रिस्टलीय जल अणु उपस्थित नहीं? निम्न लवणों में से किसकी क्रिस्टलीय जल उपस्थित नहीं? किसमें क्रिस्टलीय जल अणु उपस्थित? क्रिस्टल नहीं, खाने का सोडा क्रिस्टल ही फाइन होता है, वो क्रिस्टल यानी ठोस नहीं है, फाइन है, ठीक है। और क्रिस्टलीय अणु उपस्थित नहीं किसमें? खाने के सोडा। और स्याही पदार्थ में डालने के लिए कहाँ तक आना है? 42 से शुरू करा, 52 63 तक आना है, अभी तो है 10 क्वेश्चन, 10 हो। सही का दाग में डालने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं? मम्मी से पूछना। किसका? ऑक्सैलिक अम्ल का। ऑक्सैलिक अम्ल फोम देके ठीक है, आप ऑक्सीजन निकली होगी उसमें से, है ना, फोम से ही ठीक हो गया, मम्मी के फोम से ऑक्सैलिक अम्ल। और अधातु ऑक्साइड क्या होता है? प्रकृति में अम्ल होते हैं। अधातु ऑक्साइड अभी कह रहे हैं ऑक्साइड भी तो आ ही रहा है, तो आपने एक बार लगा दिया, चेप दिया, तो ये क्या होता है? अम्ली होता है। फिर है एक आदमी सुनार बनकर घर जाता है, लोगों के सामने सोना आभूषणों की चमक लौटाने का वचन देता है, और उसको विश्वास करके एक महिला अपने सोने की चूड़ियां उसे दे देती है, और जिसे वो गोंद डालता है और चूड़ियां चमक जाती है उसका, लेकिन उनका भार काफी कम होता है। इस दोनों में प्रयोग किया गया गोल्ड कौन सा है? गोल्ड समृद्ध हो सकता है किसका? HCl का। और मैंने कहा था कि ये ना दोनों चीजें अलग अलग जगह से इसने कलेक्ट करके ले ली, क्योंकि HCl क्या होता है? हमारे जठरस में पाया जाने वाला अम्ल होता है, और SNO ये हमने पढ़ा था अम्लीय वसा। तो सही मतलब इसने चीजें इधर उधर से उठा के ली, तो पहले ये दोनों कौन से पहले गिवन थे,
तो एक इस टॉपिक में से ले लिया, एक इस टॉपिक में से ले लिया, तो उधार लिया, अपना तो कुछ है नहीं इसके पास, तो हमने ऐसे करने की कोशिश करी कि हाँ सच में ये जो कह रहे हैं ना उसके डिग्री का है शायद ये, उधार उधार चीजें लेके फिर सही नहीं है। तो HCI और HCO, HCO को क्या कहते पता है? नाइट्रिक नहीं, HCO नहीं, HNO, हम लोग अच्छा पढ़ा था। HNO को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक नहीं था, HNO नाइट्रिक हम नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? नाइट्रिक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के रूप में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके रूप में होता है? प्रतिअम्ल। अगर आपका पेट खराब हो गया ना तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड देंगे ताकि आपका पेट ठीक हो जाए। प्रतिअम्ल, अम्ल बन गया पेट में, प्रतिअम्ल, मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऊपर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग एक प्रतिअम्ल के रूप में होता है। पेट खराब हो गया, अम्ल बन गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कुट्टी दी फाकी गई, ठीक हो जाएगा। और इनमें से दुर्बल अम्ल कौन सा? सिट्रिक। सीटी जितना, सीटी चीटी जितना दुर्बल है सिट्रिक एसिड। छात्र को मैग्नीशियम रिबन का धातु में वायु में दहन करता है और बचे हुए राख को जल में आंसू जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की गुण अगर आप पहले नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डालते हैं तो क्या होगा? देखो क्या था, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन किया, मैग्नीशियम को जलाया और उसके राख को आपने जल में डाल दिया, कुछ बन गया, पानी का घोल बना है। और इस विलयन को आपने बूंद, इसकी जो बूंद है वो आपने नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डाली, लाइन से डाली, थोड़ा सा पानी लिया, उस वो वाला पानी लिया, थोड़ा लाल पर डाला, थोड़ा नीले पर डाला, क्या होगा? नीले पर डाला तो क्या होगा? नीला लिटमस तो कुछ नहीं करेगा, जबकि लाल लिटमस वाले बदल जाएगा, लाल लिटमस नीला हो जाएगा। तो कोई चीज नीली हो रही मतलब ये क्या है? क्षार है, ध्यान रखना। तो मैग्नीशियम क्या होता है? क्षार होता है। मैं तो यही समझ पाई, शायद यही कि कोई चीज नीली हो रही तो क्षार है, वो चीज सामने वाली चीज क्षार है, और लाल हो रही तो मैग्नीशियम रिबन का क्या होगा? नीले का तो कुछ असर होगा ही नहीं, नीला लिटमस पत्र नीला ही रहेगा, जबकि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। नीला तो हुआ है लेकिन लाल नहीं हुआ, नीला तो हुआ मतलब क्षार, और लाल नहीं हुआ मतलब अम्ल तो नहीं। फिर एक डॉक्टर प्रति अम्लता का उपचार करने हेतु दवाई देता है। दवाई के मुख्य घटक कौन से हैं? देखो प्रति अम्लता अभी भी अम्ल बढ़ाना कि पेट में अगर खराबी होगी तो अम्ल के प्रति एक और अम्ल देंगे जिसको अपन कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम, रुको बताती हूँ क्या चलाएंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे वही थोड़ी थोड़ी वही बातें क्या थी ये। अब डॉक्टर तो आपको क्या दे, उसका जो भी आपको डॉक्टर देगा प्रतिअम्ल उसका प्रमुख घटक है, उसका घटक होगा काको, CaCO। तो काका जी ने आपको मान लो पेट साफ होने की दवाई, डॉक्टर ने आपको जो खाने के लिए दिया ना पेट खराब होने की कंडीशन, उसके भीतर तत्व कौन सा होता है? काको होता है, उसके भीतर काका जी होते हैं। ऐसे ही ध्यान रखो, चीजें याद हो जाएगी। टाटे गमले कहाँ पाए जाते हैं? आप केरी लेने गए थे, नींबू लेने गए थे तो आपके टाट में पड़े गिर गया वो, तो टाटे गमले कहाँ होते हैं? पहले में नींबू में और तीसरा है क्या? तीसरा जो था कच्चे आम में होते हैं ये और अंगूरों में होता है। टाटे गमले आम में होता है, कच्चे आम ये तो ये कहाँ होता है? नींबू नहीं है ना, आम में आम लेने के थे आप, अंगूर लेने के थे, आम गिरेगा तो सच में लगेगी, अंगूर लगेगा, अंगूर गिरेंगे तो शायद लगेगी, नहीं लगेगी। नींबू में तो वो होता है, नींबू कौन सा हम लोग संतरा नींबू सिट्रिक, मैंने कहा था सिट्रिक से संतरा सब और ऐसे करके करते जो भी बता दे वैसे मैं आपको। अब मुश्किल से 507 क्वेश्चन होगा हो गया बस। तो 4 क्वेश्चन हो, ठीक है। कि क्षारकों को समझने में से कौन सा कथन सही है? तो सभी एक ध्यान होंगे, ये क्षारक का कोष्टक है, मतलब क्षारक का बोल है और ये क्षार का बोल है, ठीक है। तो सारे क्षारक क्षार तो होते हैं लेकिन सारे ही क्षार क्षारक नहीं बन सकते। सभी क्षार क्षारक है, सही बात है। जितने भी क्षार हैं वो सब क्षार की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। लेकिन आप यूं नहीं कह सकते कि सारे ही क्षारक क्षार होते, ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि क्षार के लिए तो और भी जगह बच रही है, वो आ जाएंगे, समझ गया। परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं है, थोड़ा सा ऊपर मतलब ये है वो है ऐसा है, लेकिन समझने को समझ आ जाएगा। ये क्षारक और ये बीच वाला क्षार,
तो आप ये तो कह सकते हो कि आपके सारे जो क्षार ना, जो छोटा गोला है ना, ये सारे जो क्षार है ना, वो सब क्षारक ही है ना, लेकिन रिवर्स नहीं कह पाओगे। अब देखो कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में डालने की सलाह दी, क्योंकि जब आप ये बनाने की प्रोसेस करोगे तो बहुत गर्मी छोड़ेगा, उष्मा छोड़ेगा, तो अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्मा क्षेत्र होती है, उष्मा छोड़ना। लास्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यूज बताइए? जल की स्थायी कठोरता, आप जल को स्थायी रूप से कठोर बनाना चाहते हैं तो कौन उत्तर रहेगी? हमने पहले पढ़ा था कि कैल्शियम उत्तर रहेगी, ऐसे ही कुछ पढ़ा था, उत्तर भी बनाई थी, जैसे हड्डियां मजबूत होती है कैल्शियम से, वैसे जल भी मजबूत होता है कैल्शियम से, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ बता रखा है MgSO, यहाँ तो मैंने बता रखा, तो मैं कहा था कि माझी आपको कठोर बना देगी, आपको क्या सबको कठोर बना देगी, जल को भी, निर्जीव वस्तु को, ऐसे मतलब थोड़ा सा ध्यान रखो, माझी मतलब कि अपने MgSO ऐसा बोलेंगे, MgSO क्या है, MgSO। सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन हमने याद करें, ट्रिक बिठा करके कैसे भी करके अच्छे से याद करें, ठीक है। आपका क्वेश्चन रहेगा आज का MgSO को ध्यान आ रहा है, ये मुझे अभी पढ़ा, ये नहीं पूछता। चलो ये बताओ, यहाँ से क्या था वो, अम्लीय आयन, अम्लीय आयन क्या है, ऐसा क्वेश्चन था ना। अम्लीय नहीं, कौन सा देश आयन क्या है, मुझे बताना, वो देश आयन कौन सा है, देश आयन अमोनियम आयन, अमोनियम आयन है, ठीक है। तो ये आज का पूरा सेशन, मिलते ऐसे ही अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से बढ़ते रहिए। जय हिंद।